बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई कह लीजिए या सप्लाई ऑफ मनी कह लीजिए। तो सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन स्पेंडेबल फॉर्म। ये डेफिनेशन है सप्लाई ऑफ मनी की, ये मैं लिखता हूँ। अच्छा जी, तो ये डेफिनेशन है सप्लाई ऑफ मनी की। तो इसमें बात हो रही है कि दिस इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन स्पेंडेबल फॉर्म। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि इसमें डिस्कस करने वाली हैं। तो नॉर्मली हम पब्लिक का मतलब जो है इकोनॉमिक्स में जो लेते हैं वो गवर्नमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, और इसमें गवर्नमेंट शामिल नहीं है, इसमें सेंट्रल बैंक शामिल नहीं है। यानी वैसे पब्लिक का मतलब इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट होता है, लेकिन इस जगह पे पब्लिक का मतलब है इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स और इसमें बाकी लोग शामिल नहीं है। यानी इसमें बैंक्स शामिल नहीं है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो और गवर्नमेंट हो या आम बैंक्स हो, वो नहीं शामिल। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो पैसा पड़ा हुआ है कहाँ पे भला, बैंकों के पास पड़ा हुआ है, जो पैसा बैंकों के पास पड़ा हुआ है या सेंट्रल बैंक के पास पड़ा हुआ है, वो पैसा जो है वो मनी सप्लाई में नहीं आता है। ठीक है ना जी, वो पैसा मनी सप्लाई में नहीं आना, ये जरा ज़हन में रखें। ठीक है ना जी। अच्छा, अब वो पैसा जो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास किस शक्ल में पड़ा हुआ है? आपके पास स्पेंडेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है, मीनिंग दैट कि आप उसको जब चाहे खर्च कर सकते हैं। तो ये स्पेंडेबल फॉर्म में जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वो पैसा क्या है? वो पैसा सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। यानी टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि पब्लिक के पास, और पब्लिक जरा ज़हन में रखें कि इसमें आम इंडिविजुअल्स हैं और बिजनेस फर्म्स हैं। पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट और बैंक्स जो हैं आर नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब ये है। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये है कि जो भी पैसा आम लोगों के पास, चाहे वो बिजनेसेस हैं या वो लोग आम लोग हैं, जिनके पास जो पैसा स्पेंडेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो सप्लाई ऑफ मनी है। और वो तमाम पैसा जो कि सेंट्रल बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास है या कमर्शियल बैंक के पास है, वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता है, बिकॉज दिस इज नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन, और वो स्पेंडेबल फॉर्म में भी नहीं होता है। तो स्पेंडेबल मींस जिसे आप खर्च कर सकते हो। तो ये बात क्लियर होगी आपको कि मनी सप्लाई जो है वो क्या है। मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो कि पब्लिक के पास होता है। पब्लिक का मतलब मैंने आपको कहा दो लोग हैं, दो एंटिटीज हैं, एक इंडिविजुअल्स हैं और एक फर्म्स हैं। बाकी जो गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक है या कमर्शियल बैंक है, वो उसमें शामिल नहीं है। तो लोगों के पास, इन दो के पास जो भी अमाउंट ऑफ मनी है और वो स्पेंडेबल फॉर्म में है, यानी जब चाहे वो खर्च कर सकते हैं, वो मनी सप्लाई कहलाती है। तो ये पहली बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है मनी सप्लाई के हवाले से कि मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक भी होता है, स्टॉक वेरिएबल भी है, और
ये फ्लो वेरिएबल भी है। ये आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो मनी सप्लाई जो है ये दोनों ही है। मनी सप्लाई को आप MS कह लीजिए। तो मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल भी है और फ्लो वेरिएबल भी है। स्टॉक वेरिएबल किसे कहते हैं भला? स्टॉक वेरिएबल वो होता है जो कि आप पॉइंट इन टाइम पे किसी चीज को देख रहे होते हैं, पॉइंट इन टाइम। और फ्लो वेरिएबल क्या होता है? फ्लो वेरिएबल वो होता है जो कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको देख रहे होते हैं। तो अगर मनी सप्लाई को हम कह रहे हैं कि मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक वेरिएबल भी है और मनी वो फ्लो वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई को आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे भी चेक कर सकते हैं और किसी भी जो है वो पीरियड ऑफ टाइम पे भी चेक कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जनवरी 1 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो बताइए। मनी सप्लाई एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। और टोटल उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका मनी सप्लाई कहलाता है। और डिमांड डिपॉजिट्स जो आपके बैंकों के पास पड़े हुए हैं वो भी मनी सप्लाई में आ जाता है। हालांकि मैंने अभी आपसे कहा था कि बैंकों में पड़ा हुआ पैसा जो है वो मनी सप्लाई में नहीं आता, लेकिन बैंकों में पड़ा हुआ आपका पैसा जो स्पेंडेबल फॉर्म में है वो आ जाता है। जैसे डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो करंट अकाउंट है, वो जब चाहे आप पैसा निकलवा सकते हैं, तो वो समझें कि वो भी आपके पास ही है। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट पे पड़ा होगा बैंकों में पैसा वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि वो जब चाहे नहीं निकलवा सकते। तो इसलिए स्पेंडेबल फॉर्म का होना जरूरी है। तो बहरहाल ये दो चीजें हैं, दो चीजें हो गई यहाँ पे, मनी सप्लाई स्टॉक में और मनी सप्लाई जो है वो फ्लो वेरिएबल के अंदर। आपको समझ आ गया? तो अब जब हम इस चीज को मजीद ये देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने मैक्रो के अंदर पढ़ा होगा कि MV इज इक्वल टू PT। तो MV इज इक्वल टू PT के अंदर आपको पता है कि M क्या होता है? M कहते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को। तो इसमें सारा आ जाता है, क्वांटिटी ऑफ मनी में कॉइन्स आ जाता है, फिर इसके अंदर नोट्स, करेंसी नोट्स आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं। और V का मतलब जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आ जाता है। उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब क्या है? मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब ये है कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड। यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का क्या मतलब है? एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स a unit of money changes hands। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट ऑफ मनी मींस कोई भी एक यूनिट ऑफ मनी ले लें, यानी 100 रुपए ले लें, और वो कितनी दफा हाथ बदल चेंज करता है, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स देखना है। तो जितनी दफा वो हाथ चेंज करेगा इसका मतलब ये होगा कि वो उतनी दफा ही चीजों को खरीदेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली जितना वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतनी ही स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी।
यानी वी का बढ़ने का मतलब ये है कि स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब आप एम को वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है एम वी। तो एक्चुअली ये है मनी सप्लाई बन जाती है। तो दैट हैज बिकम मनी सप्लाई, लेकिन ये किस में आ जाती है, फ्लो फॉर्म में आ जाती है। और जब आप सिर्फ एम लिखते हैं तो एम क्वांटिटी ऑफ मनी है, मैंने भी आपको बताया कि एम का मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है। तो एम का मतलब बी क्या होता है, मनी सप्लाई ही होता है। और ये किस फॉर्म में होती है, ये स्टॉक फॉर्म में होती है। दिस इज इन स्टॉक फॉर्म। ठीक हो गया जी। तो एम भी, एम इंटू वी मनी सप्लाई है, एम भी मनी सप्लाई है, लेकिन एक स्टॉक में है और एक क्या है, फ्लो के अंदर आ जाता है। यहाँ तक आपको कुछ बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि मनी सप्लाई जो है उसके किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो हिस्से हुआ करते हैं। यानी मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज कंपोज्ड ऑफ, दो चीजों के ऊपर वो मुश्तमिल होती है। नंबर वन को कहते हैं प्राइमरी, और हाई पावर्ड मनी, या इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, या फिर इसको हम रिजर्व मनी भी कहते हैं। ये सारा एक ही चीज है। और दूसरी जो इसका कंपोनेंट होता है उसको हम सेकेंडरी, या तो चेक ड्राफ्ट वगैरह जो है वो सेकेंडरी मनी है, और जो आपके हाथ में इस वक्त नोट हैं, कॉइन्स हैं, जिसको सेंट्रल बैंक ने इशू किया हुआ है, वो आपका प्राइमरी मनी कहलाती है। अब किसी भी मुल्क के अंदर इन दोनों का प्रपोर्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है उस मुल्क के, यानी उस मुल्क की तीन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है, यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला एलिमेंट ज्यादा होगा या ये वाला एलिमेंट ज्यादा होगा, यानी प्राइमरी मनी ज्यादा होगी या सेकेंडरी मनी ज्यादा होगी। सेकेंडरी मनी का मतलब है चेक वगैरह, जो बैंकों के चेक होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मनी वो होती है जो कि एक्चुअली सेंट्रल बैंक ने इशू की हुई होती है, और वो हमारे मुल्क में सारे जो करेंसी नोट्स हैं वो प्राइमरी मनी में आ जाएंगे। अब इसमें से ज्यादा पोर्शन किस होगी, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द मोनेटाइजेशन इन इकोनॉमी। पहली बात, यानी प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी एंड secondary money, secondary money depends on यानी कौन सा, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। नंबर वन, डिग्री ऑफ मोनेटाइजेशन in the economy. Number two, development of the banking system. Development of banking system. और तीसरा जो है banking habits of the people. Banking habits of the people. तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो डिग्री
डिग्री ऑफ मोनेटाइजेशन इन द इकोनॉमी का मतलब ये है कि कितनी आपके मुल्क के अंदर मनी का यूज ज्यादा होता है। यानी जरूरी तो नहीं है कि मनी का ज्यादा यूज हो सकता है कि वहां पे बार्टर सिस्टम भी प्रिवेल कर रहा हो। तो जितना ज्यादा बार्टर सिस्टम कम होगा, उसका मतलब इन अदर वर्ड्स कि जितना उतना ही ज्यादा हमारे पास मोनेटाइजेशन यानी मनी का यूज जो है वो ज्यादा होगा। जितना मनी का ज्यादा यूज होगा, फिर बैंकिंग सिस्टम कितना डेवलप है आपके मुल्क के अंदर, और फिर आपके मुल्क के लोगों की बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं। तो जितना ज्यादा ये बैंकिंग सिस्टम डेवलप होगा, जितना ज्यादा सेकेंडरी मनी का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिग्री ऑफ मोनेटाइजेशन भी नहीं होती और बैंकिंग सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता और बैंकिंग हैबिट्स भी नहीं होती हैं लोगों की। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें क्लियर हो गई हमें। अच्छा, अब ये है कि एक वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूं। ठीक है, और ये देखें जी, अब इसके अंदर ये जो रेड पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, इसको हम डी कहते हैं, और ये जो यहां से लेके यहां तक पोर्शन है इसको हम आर कहते हैं, और ये जो पोर्शन है जिसे आप ब्लू लाइन से शो किया हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम सी कहते हैं, और ये यहां से लेके यहां तक ये सारा वही सी है। तो अब जरा नोटिस कीजिए वो ये कि सी का मतलब है करेंसी, डी का मतलब है डिपॉजिट्स, और आर का मतलब है रिजर्व्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी, ये जो ऊपर वाली लाइन है उसे हम कहते हैं सी प्लस डी। तो जब आप सी प्लस डी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, और जब आप सी प्लस आर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एच। एच मीन्स एम बी। तो एच का मतलब है हाई पावर्ड मनी, और एम बी का मतलब है मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी एक ही चीज होती है। ठीक है जी, और इसको हम एम नॉट भी कहते हैं। एम नॉट कह लीजिए, हाई पावर्ड मनी कह लीजिए, या फिर इसको हम मनी सप्लाई कह लीजिए। तो इसको हम ये तीन बातें कह सकते हैं। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो ओवरलैपिंग फैक्टर है, हाई पावर्ड मनी में या मॉनेटरी बेस में या मनी सप्लाई के अंदर, इन दोनों में जो, ये दोनों आप देखें, ये मनी सप्लाई है और ये हाई पावर्ड मनी है। इन दोनों में जो ओवरलैपिंग फैक्टर है वो क्या है? ये ओवरलैपिंग फैक्टर जो है वो सी है, ये आपके सामने। तो इसलिए यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये सी जो है, ये इतना हिस्सा सी इधर है और वही इतना ही हिस्सा इधर सी है। तो सी तो कॉमन है दोनों के अंदर, लेकिन यहां पर ये चीज चेक करें कि क्या चीज चेक करेंगे कि ये चीज चेक करें कि
ये जो पोर्शन है डी वाला, ये ज्यादा है, डी जो है वो पोर्शन ज्यादा है, और जो आर का पोर्शन है वो उससे कम है। ये बात समझने वाली है। तो सी तो सेम है इधर, इसलिए सी दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन डी की जो लाइन है वो बता रही है कि डी इज ग्रेटर देन आर। ये डी ग्रेटर देन आर क्यों होता है, ये पूरा एक क्वेश्चन है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन की वजह जो है उसको हम मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन क्वेश्चन आएगा, वो हम पढ़ेंगे। और एक्चुअली ये डी जो है आर से ज्यादा होने की वजह क्या है, वो है वजह है 1/r। अब ये सारी सी बात अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। स्टिल इसका आंसर हमने देना है। 1/r कहते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर को। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, और ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। ये अभी हमने डिस्कस करना है। तो बहरहाल ये जो डी से आर तक का सफर है, ये वाला सफर, ये आप देखें कि ये इतना है, लाइन छोटी है ये वाली, और आर से अगर हम डी की तरफ जाएं तो हमें नजर आता है कि डी जो है, डी इज मोर देन आर, है ना। और वाई दिस इज सो, ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/r। यानी ये जो r है ये 1/r से मल्टीप्लाई होता है, और रिजल्टेंटली वी गेट द d। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज की टेंशन ना लें कि ये कैसे होता है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर समझाना ये था कि मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स आपको नजर आए हैं, एक है C+D, और हाई पावर्ड मनी के भी दो कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, एक को कहते हैं C+R। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो मनी सप्लाई होती है वो ग्रेटर देन होती है मॉनेटरी बेस से, है ना। क्योंकि उन दोनों में C तो कॉमन है, लेकिन ड्यू टू D इज ग्रेटर देन R, है ना। तो D जो है ग्रेटर देन R होने की वजह से मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाती है मॉनेटरी बेस से। दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो इस पे कोई ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, ये अभी आगे चलकर आएगी चीजें चुके, तो फिर हम करेंगे उसके अंदर। तो ठीक है ना जी। तो अब ये है कि हमें ये तो समझ आ चुका है पहले कि करेंसी किसे कहते हैं। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि करेंसी जो है वो जो कि वो क्वांटिटी ऑफ मनी है जो कि, यानी करेंसी के बारे में आपको मैंने बताया था कि करेंसी इज अ पार्ट ऑफ मनी विच इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। तो ये करेंसी की डेफिनेशन है। तो करेंसी की डेफिनेशन समझ आती है ना आपको कि करेंसी क्या है। करेंसी इज द पार्ट ऑफ मनी which is issued by central bank and government। तो ये करेंसी की डेफिनेशन है। और जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया था डिपॉजिट क्या होता है। ये यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जब सेवर बैंक के पास जाके
अपनी अमाउंट जमा कराता है तो वो डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड बाय द सेवर्स इन द बैंक, यानी ये सेवर्स के हवाले से ये पोजीशन होगी। या डिपॉजिट अगर बैंक के हवाले से देखें तो आप ये कहेंगे कि डिपॉजिट्स आर दी, ये तो सेवर कह रहे हैं ना कि हमारे नजदीक डिपॉजिट्स क्या हैं, लेकिन बैंक से पूछा जाए कि डिपॉजिट्स क्या है तो वो कहते हैं डिपॉजिट्स आर दी लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक्स, ऑफ द बैंक। ठीक है ना, तो डिपॉजिट क्योंकि लाइबिलिटी है ना, क्योंकि लोगों ने पैसा अपना जमा कराया तो बैंक ने उनको वापस करना है, तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वो होती है जो वाजिबात होते हैं, जो आपने देने होते हैं। तो डिपॉजिट्स कोई भी डिपॉजिट हो, यानी ये सारे, ये जो आपने अभी टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े हैं, ये सारे क्या हैं, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी डिपॉजिट है, ये भी डिपॉजिट है, ये भी डिपॉजिट है और ये भी डिपॉजिट, ये चारों डिपॉजिट्स। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स या टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है ना जी। तो ये चीज है कि डिपॉजिट मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द सेवर होल्ड इन द बैंक्स। तो जो भी बैंकों में उन्होंने पैसा रखा हुआ है वो डिपॉजिट्स। अच्छा, अब डिपॉजिट्स भी क्लियर हो गया आपको। अब इसमें रह गया आर। आर क्या होता है? आर कहते हैं रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स क्या होते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो रिजर्व्स जो हैं वो बैंकों के पास यानी आर जो है, आर की इक्वेशन एक्चुअली आपको बतानी चाहिए। आर जो है, ये जो आर है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। आर जो होता है वो होता है आर आर प्लस ई आर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एक चीज समझिए, दूसरी दो और आ गई। तो आर आर का मतलब है, आर आर का मतलब, अच्छा जब ये सेशन एंड हो जाए तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से कनेक्ट कर लूंगा व्हाट्सएप पे। आर आर का मतलब है रिक्वायर्ड रिजर्व्स और ई आर का मतलब है, ई आर का मतलब है एक्सेस रिजर्व्स। तो रिजर्व्स वो अमाउंट है जो बैंक्स जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, बस फिलहाल इस तरह समझ लीजिए। तो आर का मतलब क्या है? दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट आर हेल्ड बाय द बैंक्स इन द सेंट्रल बैंक, जो वो सेंट्रल बैंक के पास होल्ड करेंगे। सेंट्रल बैंक के पास उनसे कहते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड की जाती है, वो रखवा देते हैं वहां पे, तो उन्हें रिक्वायर्ड रिजर्व कहते हैं। अभी फिलहाल मैं जरा आसान तरीके से बता रहा हूँ। और फिर अगर उससे ज्यादा वो होल्ड कर लें तो उन्हें एक्सेस रिजर्व कहते हैं। तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब ये है कि इसे कहते हैं बैंक रिजर्व्स या रिजर्व्स भी कहते हैं। बैंक रिजर्व्स आर दी डिपॉजिट्स, ये भी डिपॉजिट्स हैं, विच कमर्शियल बैंक्स या बैंक्स जिन्हें कहते हैं, विच कमर्शियल बैंक्स होल्ड एट the central bank and at the central bank and wallet cash held by the bank, held by the banks, held by the banks